जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल का कक्षा 11वीं भारत भौतिक पर्यावरण अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे। बच्चों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में वह अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन किए हैं उसने, मतलब पृथ्वी की आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया से पृथ्वी पर कई परिवर्तन हुए हैं। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर इस प्लेट का बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को हम 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित करते हैं। पहला है प्रायद्वीपीय खंड और दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अगला है बच्चों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा बहुत ही कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ व गंगा डेल्टा तक चली जाती है। मतलब गुजरात से होती हुई वेस्ट बंगाल तक इसका जो है पूरा क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में करबी, एंगलोग व मेघालय का पठार है तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार में आता है। पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व करबी एंगलोग पर्वत पठार वो छोटा नागपुर के पठार से इसको अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थलीय सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट के चट्टानों से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। ये इतना कठोर है कि अभी भी अपरदन की क्रिया से यह ज़्यादा घिसा हुआ नहीं है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसी के उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जिनमें है अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि इसी के अंतर्गत है। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता बहुत ही कम है। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसी के उदाहरण हैं। अब हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। पर्वत वर्तमान समय में भी बाह्यजन और अंतर्जनित बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है। मतलब आज भी पर्वतों में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य, और इन क्रियाओं के कारण उनमें समय समय पर परिवर्तन होते जा रहे हैं। इनसे वलन, भ्रंश, शेप बनते हैं और इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव के कारण यहाँ की नदियों में अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। यहाँ पर गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएं और जलप्रपात आदि इसके एक प्रमाण के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है बच्चों, और इस कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और सफल मानी जाती है। यह एक भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इस हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों अपने साथ लाई हुई जितनी भी अवसाद है उन्हें इसमें भर भर कर इसको पाट रही है, इसको भर रही है। इन मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। भू आकृति। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना,
उसकी प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत की बहुत बड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेकों चोटियाँ, सुंदर घाटियाँ और बड़े बड़े महाखड्ड हैं। दक्षिण भारत का स्थिर एक बहुत ही कटाफटा पठार है, जहाँ अपरदित चट्टानें, खड्ड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। मोटे तौर पर भारत को हम निम्नलिखित भू आकृतियों में बांट सकते हैं बच्चों। नंबर 1, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। नंबर 2, उत्तर भारत का मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। पांचवा भाग है हमारा प्राकृतिक, वो है तटीय मैदान, जिसमें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान आते हैं। छठा भाग है द्वीप समूह, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी द्वीप है और अरब सागर में भी द्वीप है, तो उनके आधार पर हम इसको अब विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं और मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां इसमें प्रमुख है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिमी दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। दार्जिलिंग, सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण में फैली हुई है। पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में यह हिमालय पर्वत खड़ा है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं, अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। हिमालय को हम 5 उपखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, दूसरा है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और चौथा अरुणाचल हिमालय, पांचवा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। इस प्रकार हम इसका विस्तार में वर्णन करते हैं। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग, जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है, जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एक सकरा रास्ता दिखते हैं। तथा लवण जल झीलें हैं, जैसे डल और वुलर, और लवण जल झीलों में है पोंगोंग सो और सोमुइरिरी भी इसी क्षेत्र में ये झीलें पाई जाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब इसी क्षेत्र को प्रवाहित करती है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए माना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चराय शरीफ की दरगाह यहीं पर स्थित है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर शहर है। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली एक विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण इसी क्षेत्र में करती है। प्रदेश के दक्षिण भाग में
अनुर्धेय घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। देहरादून भी इसी में सम्मिलित है। एक रोचक तथ्य है बच्चों कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव बहुत ही रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतर आधार रही है। अब है बच्चों हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी है ये बच्चों के बीच स्थित है। यह भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों के मध्य है। सिंधु और गंगा द्वारा यहाँ पे प्रवाह होता है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ अन्य है रावी, ब्यास और सतलुज जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, और यमुना की घाघरा जो सहायक नदी है, ये यमुना गंगा की भी सहायक नदियां बन जाती है बाद में। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहत हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग तिभा कहा जाता है, और दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणियां इसी हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए बहुत ही आकर्षण के केंद्र रहे। पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। अब है आती है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ पर इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय हुआ करता था जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित कर दिया गया। इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं, शिवालिक और दून। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून भी है जैसे चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरि के दून तथा कोटा दून इसी के अंतर्गत शामिल है जो यहाँ पर स्थित है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर। वृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं। ये खानाबदोश लोग होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं क्योंकि शीत ऋतु में ऊपर बर्फ जमने लगती है या बर्फ गिरने लगती है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध नदियों के संगम है। अब हम पढ़ रहे हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों और गहरी घाटियां बनाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति और प्राणी जात को और आर्कटिक के लिए जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी में सामान्यतः दिशा जो है इसकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है, जहां नामचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव भारत देश में हो जाता है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही गहरा गार्च बनाती है। कौमेंग, सुमनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ये बारहमासी नदियां हैं क्योंकि यह क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और ये नदियां बहुत सारे जलप्रपात बनाती हैं, इसीलिए यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन की क्षमता और नदियों से अधिक है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी हुई कुछ जनजातियां हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पर बसने वाली जनजातियां हैं मोनपा, अबोर, मिश्मी,
निशी और नागा। इनमें से ज्यादातर जनजातियां झुमिंग कृषि करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है। अब है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ों की जो दिशा है वो उत्तर दक्षिण है। इन पहाड़ियों में विभिन्न स्थानीय नामों से इन पहाड़ियों को जाना जाता है। उत्तर में इसे पटकाई बूम नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अनेक जनजातियां झूम या स्थानांतरित कृषि करती है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकताल झील भी कहा जाता है और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से ये बना हुआ है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदियां हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो सहायक नदियां बराक नदी की सहायक नदी है जो मेघना नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की सहायक नदियों में है जो म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की भी सहायक नदी हो जाती है। अब हम आते हैं बच्चों उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को हम आगे 2 अन्य भागों में भी बांटा जाता है जिसे हम खादर और बागर कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है और यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों के घर है। तराई क्षेत्र में से दक्षिण मैदान में जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बागर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां हैं जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। हरियाणा और दिल्ली राज्य में सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। अंबाला के पास ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। यह मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट आदि का उत्पादन यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसी कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी सबसे अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार का है, एक कटा फटा भूखंड है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। इलायची की पहाड़ियों को कार्डामम भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से हमें पता चलता है। यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को और भी अधिक जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड्ड इसके उदाहरण हैं। हम प्रायद्वीपीय पठार को बच्चों 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला दक्षिण का पठार, दूसरा मध्य का उच्च भूभाग, तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। हम सबसे पहले पढ़ते हैं दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट
को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर में दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, जो 2695 मीटर ऊंचाई पर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, जिसे हम एक ऊटी नामक हिल स्टेशन भी कहते हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां हैं जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो है वो नीलगिरी में आपस में मिल जाती है। अब है मध्य उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उत्तिष्ठ पठार की श्रेणियों में बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्षिण पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है। यह क्षेत्र कायांतरित प्रतिक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानें इसमें मिलती है, जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व की दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित है छोटा नागपुर का पठार, जो खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच एक भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग। इसमें आवास करने वाली कई जनजातियों हैं, जिनके आधार पर हम मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटते हैं। गारो की पहाड़ियाँ पहला, दूसरा खासी पहाड़ियाँ और तीसरा जयंतिया की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर यही जाति के लोग रहते हैं। गारो पहाड़ियों पर गारो जाति, खासी पहाड़ियों पर खासी जाति और जयंतियों की पहाड़ियों पर जयंती या जातियाँ रहती है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। अब है भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत ही अनुर्धेर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थल का नाम दिया जाता है। मोसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानें संरचना, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियां यहाँ पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक, चट्टाने और मरु उद्यान जो दक्षिणी भाग में है यहाँ पे फैले हुए हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग कहलाता है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, बहुत ही कम पानी मिलता है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, अतः इसे हम अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण कहते हैं, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती है। इन प्लाया झीलों का जल बहुत खारा होता है और हम उससे नमक बनाते हैं
और नमक की यहाँ पे सबसे अधिक पैदावार होती है। तटीय मैदान, तटीय मैदानों को हमने दो भागों में बांटा है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र ही और पत्तन एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में मुख्य है कांडला, मजगांव, JLN नाहवा, शेवा, मरमागांव और मैंगलोर कोचिन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य में एक संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि बहुत तीव्र पश्चिमी घाट का बहुत तीव्र ढाल होता है और उसके तुरंत बाद ही समुद्र आ जाने से, अरब सागर आ जाने से ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए भी यह बहुत विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली एक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसे पुन्नामदा कयाल में आरंभ किया गया था। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का इसका एक उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पत्तन और पोताश्रय बहुत ही कम है। अब है द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलीन हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्वी से 74 डिग्री पूर्व के बीच में बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर तक स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है। यहाँ 36 द्वीप है, इनमें से 11 पर मनुष्य का आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में अमीनिनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है, जिस पर अवध्य कुटिकाएं, चिंगल और कोलश्म्याएं और गोलाश्म पूर्वी तट समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये भारत के पूरे प्राकृतिक प्रदेश पूर्ण हुए हैं और चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार बच्चों यह अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों, आप खुश स्वस्थ होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद बच्चों।